कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सेकंड बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का स्टार्ट हो चुका। अभी आप सोचोगे सर बहुत मुश्किल से सीबीएसई का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ और सेकंड आ गया क्या करे। चलो देख लेते हैं। सीबीएसई का सर्कुलर है, कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं है। पहले शायद आप लोगों को पता था कि सेकंड बोर्ड में किस तरह से एग्जाम देनी है, किस तरह से उसके मार्क्स काउंटिंग हो गए, और ये थोड़ा चेंज हो गया, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ये सर्कुलर रिगार्डिंग ऑन कि कब एलओसी फिल का, एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कि अगर आप पार्टिसिपेट हो रहे तो आपका सारा लिस्ट कैंडिडेट पूरा आपका प्रोफाइल कैसे अपलोड करनी है, फीस कितनी रहेगी, कौन से क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है सेकंड बोर्ड, ये सारी इसके अंदर डिटेलिंग है। फर्स्ट सिंपल सा लिखा है 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के अंदर आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे, किस तरह से, सबकी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। नाउ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर एक डायग्राम है और डायग्राम आप देख सकते हो। डायग्राम ऐसा दिखाया गया है कि एलओसी सबमिशन। देखो अगर आपको लगेगा सर हमने मेन एग्जाम में एलओसी दिया तो इसके अंदर वापस देनी पड़ेगी, यस, इसके अंदर वापस एलओसी सबमिट करनी पड़ेगी। डेट 18 मार्च 18 मार्च को लेकर, यानी कि भी स्टार्ट हो चुका है एलओसी फिलअप करना, 31 मार्च तक एलओसी फिल होगी। उसके बाद फीस, तो देखो अब एलओसी मतलब डालने का मीनिंग है कि आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, बट फीस पे करना नहीं कि 100% सेकंड एग्जाम के लिए अटेंड। तो सेकंड एग्जाम के लिए 100% अटेंडेंट फी भरने के बाद हो रहा है, तो फी कब भरनी? आफ्टर एग्जाम रिजल्ट अब डिक्लेयर हो जाए। देखो नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन रिजल्ट हो जाए, उसके बाद 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है, या फिर 7 दिन तक, लेकिन 7 दिन से ज्यादा होगा तो लेट फीस काउंटिंग होगी। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जरूरी क्या है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो सेकंड बोर्ड के अंदर एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया रहेंगे, कौन कौन से सिचुएशन है। फर्स्ट कि सेकंड एग्जाम जो है उसके लिए सेंटर लिमिटेड है। जैसे मेन एग्जाम के लिए बहुत सारे सेंटर थे, बट सेकंड एग्जाम के लिए सेंटर लिमिटेड है। तो हो सकता है कि आपका जो नंबर आए वो शायद नजदीक आए, ना भी आए, दूर आए, तो उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज वंस अलॉटेड। एक बार अलॉकेट हो गया उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक लिमिटेड और एक नजदीक हो सकता है, दूर हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड एरिया से। उसके बाद फर्स्ट पेज विल हेल्प सीबीएसई इन द एडवांस प्रिपरेशन। देखो candidate appeared in the main exam and placed in compartment, such candidate needs to resubmit their LOC। मैंने बोला resubmit LOC। कंपार्टमेंट के लिए दे रहे हो या मेन एग्जाम दिया, कुछ भी दिया, फिर भी आपको रीसबमिट करना पड़ेगा LOC को। अब देखो कैंडिडेट फर्स्ट रूल, मिनिमम आपने 3 सब्जेक्ट की एग्जाम, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट की एग्जाम दी होनी चाहिए। 3 से ज्यादा सब्जेक्ट अगर एग्जाम नहीं दी आपने, अभी मेंस एग्जाम था उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट की एग्जाम अगर आपने नहीं दी तो आप सेकेंडरी बोर्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर दे रहे स्टूडेंट अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम में, फर्स्ट बोर्ड है उसके अंदर एग्जाम दिया ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड में स्टार्ट करना चाहते कि सेकंड बोर्ड से सारे एग्जाम देगा, तो नहीं चलेगा। फर्स्ट में एटलीस्ट देना चाहिए, एटलीस्ट कितने? 3 सब्जेक्ट की। फिर इंप्रूवमेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ला सकता है? साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज के 2 है, इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकता है। और नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट appeared in 3 or more subject in first examination, बोला ना पहला एग्जाम भी गया उसके अंदर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं दिया तो सेकंड बोर्ड के अंदर एलिजिबल नहीं है। फिर रिजल्ट के बाद कंपार्टमेंट में, देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपार्टमेंट एंड ईआर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईआर और कंपार्टमेंट दोनों एक समझ रहे होंगे। एक है ईआर, दूसरा है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब है कि ऐसा स्टूडेंट जो फेल हो गया है 1 या 2 मार्क्स को या मिनिमम 5 मार्क्स को लेकर, और 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं, तो उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट है तो वो सेकंड बोर्ड दे सकता है, यानी कि 1 एग्जाम में फेल है या 2 एग्जाम में फेल है तो कंपार्टमेंट दे सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में फेल है या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो वो आता है उसके एग्जाम के सब्जेक्ट के पीछे ईआर, यानी कि अब वो सेकंड बोर्ड नहीं दे सकता। उसको डायरेक्ट कौन सा देना पड़ेगा? तो उसको डायरेक्ट सेकंड न्यू ईयर, आने वाला नया साल आएगा,
कौन सा नया साल? तो 2026-27 वाला बोर्ड आएगा, उसके अंदर वापिस री एग्जाम देनी पड़ेगी। जो 3 या 3 से ज्यादा में फेल है यानी कि ER है, लेकिन 1 या 2 में फेल है तो वापिस सेकंड एग्जाम एज अ इंप्रूवमेंट एग्जाम को कंपार्टमेंट एग्जाम की दौर पर दे सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नो करेक्शन इन द स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन अलाउड। दैट मींस कि अगर स्टूडेंट्स के डेटा, नाम, पेरेंट्स के नाम, एड्रेस, ये सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। जो मेन एग्जाम में डेटा है वही कंटिन्यू डेटा रहेगा सेकंड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उनको वेरिफिकेशन करने में इजी रहे। अब ये बहुत मस्त है, नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द LOC सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम में कोई नए नाम ऐड नहीं होंगे स्टूडेंट के, वही नाम ऐड होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट एग्जाम दिया है। कोई भी तरह का दूसरा एग्जाम के अंदर ऐड नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट चेंज आर नॉट अलाउड, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते। डन। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ गया आपको जो डिफिकल्ट है तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। बट एक बहुत मस्त बात है, एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी इन केस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट आते हैं, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड के अंदर मेन एग्जाम दिया है, अभी जो खत्म हो उसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर दिया है, और उस पर्सन को पेरेंट्स के फोर्स से या फिर अपने माता पिता के या फिर अपने टीचर्स के फोर्स से स्टैंडर्ड ले लिया है, बट पता चला स्टैंडर्ड में इस जन्म में मेरे से होगा ही नहीं, नेक्स्ट साल दूं, उसके बाद साल दूं, 5 साल बाद दूं, होगा ही नहीं, तो इस इंप्रूवमेंट यानी कि सेकंड एग्जाम में वो स्टैंडर्ड की बदले बेसिक ले सकता है। तो मैथ के अंदर छूटछाट दी है, बाकी के सब्जेक्ट के अंदर कोई भी तरह की छूटछाट नहीं है। तो ये अच्छी बात है, स्टूडेंट के दिमाग में रखना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिस लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ सिलेक्ट कर दिया है, बाद में जाके पता चला कि ये तो इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी मेरे से नहीं पास होगा, तो वो स्टैंडर्ड को चेंज कर सकता है एज अ बेसिक। तो ये अच्छी बात है, सेकंड इंप्रूवमेंट। नाउ तो ये नो करेक्शन, स्टूडेंट के डेटा में करेक्शन नहीं होगा। नाउ CWSN, कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है मेन एग्जाम में, तो वही सेम उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी सेकंड एग्जाम में। ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट के अंदर कोई प्रोवाइड नहीं किया तो सेकंड में भी नहीं, सेकंड में करेंगे, लेकिन जो स्पेशल केस रहेंगे तो एक्सीडेंट से कोई हाथ पैर टूट गया तो सेकंड में फैसिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म भर दे कि मेरे को अचानक में अंधा हो गया, अचानक में बहरा हो गया, तो इस तरह से कोई भी सेकंड बोर्ड में फैसिलिटी नहीं होगी। हाँ, मेन बोर्ड में फैसिलिटी मिली है तो सेकंड में फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट, there is no facility of improvement of performance in the internal assessment, यानी कि स्कूल के अंदर आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं 20 में से, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड बोर्ड में स्कूल के इंटरनल मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को स्कूल में 15 मार्क्स दिए है तो सेकंड एग्जाम का फॉर्म भरूंगा तो स्कूल वाले मेरे को 15 में से 20 दे देंगे और मैं ट्राई करूंगा तो 5 से ज्यादा मार्क्स होगा। नहीं, स्कूल के मार्क्स कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, जो पहले सबमिट कर गए वही सबमिटेड रहेंगे। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स, जो सेकंड बोर्ड के अंदर एलिजिबल किस तरह से रहेगा। फर्स्ट मोस्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन एटलीस्ट 3 यानी कि 3 एग्जामिनेशन इन फर्स्ट एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जाम था उसके अंदर मिनिमम 3 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम दिया होना चाहिए। फिर मस्ट हैव पास क्लासेस अपीयरिंग इन द इंप्रूवमेंट, और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम है। अब पहले लोगों के बच्चों के दिमाग में ऐसा था कि बेस्ट रिजल्ट को काउंटिंग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेन एग्जाम के अंदर 45 मार्क्स है और उसको लगेगा कि मैं वापस इंप्रूवमेंट दूं और 50 लाऊं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से 45 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड के अंदर वो लाया है 40 मार्क्स, तो इंप्रूवमेंट यानी कि सेकंड को काउंटिंग होता है, सेकंड कम भी हो सकते हैं। इसलिए सोच समझकर एग्जाम के अंदर अप्लाई करना। आपको लगे कि सर अगर 45 है तो मैं ट्राई करूंगा, 40 आए तो पहले एग्जाम पे काउंटिंग हो गए, या फिर 40 नहीं आए ज्यादा आ गए तो सेकंड के नहीं, सेकंड काउंटिंग हो गए तो सेकंड सोच समझ कर देना। दैट इज योर इंप्रूवमेंट। आपको लगता है इंप्रूवमेंट जरूरी है तभी अप्लाई करना। नेक्स्ट, कंपार्टमेंट कैटेगरी। कंपार्टमेंट यानी कि जो मैंने बोला 1 या 2 एग्जाम के अंदर, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप फी भरोगे तो रिजल्ट आके आपको लगा कि मैं 1 या 2 में फेल हो रहा हूं तो आप सेकंड बोर्ड का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अदरवाइज रिप्लेसिंग विद 6 सब्जेक्ट, बाकी के सब्जेक्ट से पास हो रहे हो, फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं बाकी के सब्जेक्ट से मुझे पास नहीं हो गए, है ना, कि आईटी है तो आईटी के ग्रेड से आप लोग साइंस है या मैथ से या एसएस, इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट में पास हो रहे हो, इवन इंग्लिश में भी। फॉर एग्जाम्पल एसएस में फेल हो गए लेकिन आप आईटी में पास हो तो आईटी का पास एसएस को पास कर सकता है, यानी कि कंपार्टमेंट नहीं होगा, तो वो भी दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल है। नाउ ये मस्त पॉइंट है, प्लेस क्लास 10 के स्टूडेंट्स
UFM कैटेगरी और एक के अंदर है। अब UFM क्या है? UFM यानी कि अनफेयर मैथ्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने चीटिंग करके अपने साथ मोबाइल ले जाकर या किसी को पूछकर या चीट्स लेकर पास हो गया है, उसको बोलते हैं UFM। पकड़ा गया ना, कॉपी केस में पकड़ा गया, उसको UFM। लेकिन UFM कैटेगरी 1 का मतलब होता है कि नॉर्मल केसेस है। फॉर एग्जाम्पल चीट्स लाया लेकिन उसको ओपन नहीं किया, देखा नहीं, या फिर किसी को सिर्फ पूछने की कोशिश की, पकड़ा गया, तो छोटे गुना किए, उसको UFM कैटेगरी 1 कहते हैं। तो अगर छोटे गुने रह गए, यानी कि बहुत हाई लेवल की चोरी नहीं की है, नॉर्मल चोरी की, फॉर एग्जांपल किसी को पूछते पूछते पकड़ा गया, या जेब में चिट्ठी है लेकिन ओपन नहीं किया, या फिर एग्जाम के स्टार्टिंग होने से पहले सुपरवाइजर को चिट्ठी दे दिया, तो ऐसे छोटे गुने भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ये भी सेकंड बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बड़े गुने किए, फॉर एग्जांपल है फोन लेके गया, फोन से कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो एलिजिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंट यानी कि अगर स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो वो सेकंड बोर्ड को ऐसे कंपार्टमेंट बोर्ड की तरह ले सकता है। दैट इज गुड थिंग्स। अब कोई स्टूडेंट ने नॉट अपेयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन दिस मेन एग्जाम, मेन एग्जाम में 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दिया, तो सेकंड बोर्ड वो भी नहीं दे सकता, उसको नेक्स्ट ईयर ही आना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई मैं मेन एग्जाम क्यों दूं, सेकंड बोर्ड में एग्जाम देके पास हो जाऊंगा। नहीं, अगर मेन एग्जाम में दिया है एग्जाम 1-2 इट्स ओके, 2 इट्स ओके, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा में नहीं दिया मेन एग्जाम, तो सेकंड बोर्ड नहीं हो सकता। हाँ, एक्सीडेंट है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो पहला एग्जाम नहीं दिया चलेगा, दूसरा पेपर नहीं दिया यानी कि 2 पेपर नहीं दिया फिर भी चलेगा, लेकिन 3 पेपर नहीं दिए या 3 से ज्यादा पेपर नहीं दिए तो सेकंड के अंदर एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता है? साइंस सब्जेक्ट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, सोशल साइंस के अंदर और लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर 2, इंग्लिश एंड हिंदी। इन सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पर आईटी को इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। तो इतने सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मेरे को सब में इंप्रूवमेंट लाना, नहीं, कोई भी 3 सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो आप, कोई भी 3। अगर कोई फेल हो गया 1-2 सब्जेक्ट में यानी कि कंपार्टमेंट है, तो उसको कंपार्टमेंट एग्जाम कहेंगे, और जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उसको इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट की एग्जाम कही जाएगी। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेस्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यस, स्पोर्ट्स स्टूडेंट उसकी परमिशन देंगे बोर्ड वाले। If a student has not appeared because of any reason, failed in 3 or more subject in the first exam, then he or she is not eligible to appear for the second board exam. कोई भी रीजन की वजह से 3 या 3 में से ज्यादा में फेल हुआ है, अब 3 या 3 में से ज्यादा में फेल हुआ जिसको हम बोलेंगे ईयर, या फिर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो लोग सेकंड बोर्ड में नहीं आएंगे, उसको वापिस न्यू साल में आना पड़ेगा। ये सब कुछ रीड करके समझ करके न्यू साल में, नए साल में आना पड़ेगा। यार स्टूडेंट प्लेस इन द ईयर यानी कि ईयर यानी कि 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल, तो उसको मेन एग्जाम में आना पड़ेगा। दैट इज द पूरा का पूरा क्राइटेरिया कि कौन अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई नहीं करेगा, किस तरह से रहेगा, वो सारी चीजें। सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है वही रहेगा। स्कूल के इंटरनल मार्क्स भी चेंज नहीं होंगे, जो स्कूल के इंटरनल मार्क्स थे वही रहेंगे। उसके बाद ये कुछ काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पर फीस का, एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोग सेकंड एग्जाम का दे रहे तो उसकी फीस है 320 रुपीज, 320 रुपए। अगर तीनों सब्जेक्ट की दे रहे हो तो 960 रुपए है। अगर आप नेपाल से हो तो एक सब्जेक्ट का 1100 रुपया और तीनों सब्जेक्ट का 3300 रुपये। अगर आप इंडिया के बाहर के कंट्री के हो, यानी कि नेपाल भी नहीं, बाहर के कंट्री के हो, तो एक एग्जाम का 2200 रुपये या फिर तीनों सब्जेक्ट का 6600 रुपये रहेगा। लेट फीस 2000 रुपये है। तो ये सारे क्राइटेरिया है। डन, ये है हमारा सेकंड बोर्ड। किस तरह से सेकंड बोर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो आप? स्कूल के अंदर जिस तरह से एलओसी पे करो, एलओसी सबमिट करोगे, फीस पे करोगे, उस हिसाब से आप सेकंड बोर्ड अप्लाई कर सकते हो। एज पर माय ऑब्जर्वेशन ये इंप्रूवमेंट एग्जाम है। आपको लग रहा है कि कंपार्टमेंट आ रहा है या फिर बहुत कम मार्क आ रहा है जिसको मैं मेहनत करके अच्छे मार्क्स अपने रिजल्ट में काउंटिंग कर सकते हो, तभी ट्राई करना। अदरवाइज जो भी आपका मार्क्स आ रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। तो ये था हमारा टीचिंग टूल बॉक्स से एक थोड़ा सा प्रयास कि हम आपको सेकंड बोर्ड का जो भी अपडेट है उसको आपको समझा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी स्टडी के साथ साथ आएंगे।